बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे नाजरीन और सामीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका भाई हाफिज वसी मोहम्मद खान और ये है आपका जाना पहचाना यूट्यूब चैनल हाफिज वसी टीवी। सामीन, आज का प्रोग्राम गंदम की ज्यादा से ज्यादा पैदावार हासिल करने के बारे में है, इसलिए कि जिस वक्त से हम गुजर रहे हैं उसके अंदर आटे की जो कीमत है वो अक्टूबर के महीने में हम देख रहे हैं और आप अंदाजा कर सकते हैं कि जनवरी और फरवरी में क्या हाल होगा। और इसका हल सिर्फ एक ही है और वो ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा पैदावार हासिल करें और पाकिस्तान के अंदर ग़िज़ाई खुद किफालत जो है हम उसको हासिल करें। सामीन, हमारी आबादी जो है वो 22 करोड़ है, लेकिन अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि 23 करोड़ है या 24 करोड़ है। अगर 22 करोड़ भी लगा ली जाए और 125 किलोग्राम हम एक आदमी की रिक्वायरमेंट सालाना को कैलकुलेट करें तो हमें 30 मिलियन टन की जरूरत है। और इसी के साथ 5 मिलियन टन हम अफगानिस्तान के लिए पैदा करते हैं कि वो हमारा पड़ोसी है और वहाँ हर सूरत में हम चाहें या ना चाहें ये 5 मिलियन टन जो है ये वहाँ पर या ऑफिशियल जाएगी या स्मगल होकर जाएगी। इसलिए हमारा टारगेट जो है वो 35 मिलियन टन का होना चाहिए। अगर 35 मिलियन टन होता है तो हमारे लोगों को भी सुकून मिलेगा और यहाँ पर ग़िज़ाई खुद किफालत वो भी हासिल हो सकेगी। सामीन, आगे चलने से पहले मैं चाहूँगा कि आप सेक्रेटरी ज़राअत एग्रीकल्चर पंजाब का ये पैगाम सुने। हमारा पैगाम ये है कि आप गंदम की काश्त के लिए अच्छा और मेयारी बीज इस्तेमाल करें, खादों का मुनासिब इस्तेमाल करें, वो वाली मशीनें इस्तेमाल करें जिससे गंदम की पैदावार में इजाफा हो, बर वक्त उसको पानी लगाएं और बर वक्त इसकी जो इसमें जो जड़ी बूटियाँ होती हैं उसका तदारक करें। अगर कोई कीड़ों का या बीमारी का हमला होता है तो महकमे की मुशावरत के ऊपर उसके ऊपर बर वक्त स्प्रे करें। तो इन अक़दाम को उठाने से ना सिर्फ हमारी गंदम इंशाअल्लाह ताला बेहतर होगी बल्कि उसका झाड़ भी अच्छा होगा। आपने ये पैगाम सुना है, इनका बहुत बहुत शुक्रिया कि गवर्नमेंट भी जो है वो इस मामले में परेशान है और उसकी भी ये कोशिश है कि पाकिस्तान के अंदर ग़िज़ाई खुद किफालत हासिल हो। इसी के साथ अब आप सुनिएगा कि पाकिस्तान का एक किसान क्या कह रहा है। वक्त का वज़ीर आज़म कह रहा है टीवी पे ऐलान करके कि मैंने 3 लाख ज़री ट्यूबवेल है उनका बिजली का बिल में से FPA निकाल दिया। मेरे पास वीडियो रिकॉर्ड है, आपके पास वीडियो रिकॉर्ड है, पूरे पाकिस्तान में है। हमने घरेलू कनेक्शन जो है गरीब लोगों के 300 यूनिट्स तक उनका FPA निकाल दिया। क्या किसी का निकला है? अगर वक्त का वज़ीर आज़म, हम समझते हैं कि हमारे वो बाप की जगह पे हैं क्योंकि मुल्क के हुक्मरान हैं, वो माँ बाप की जगह पे हैं, हम उनकी माँ बाप की जगह इज़्ज़त करते हैं। अगर माँ बाप ही अपने बच्चों को धोखा देना शुरू कर देंगे, झूठ बोलना शुरू कर देंगे, तो हमारे पास क्या ऑप्शन है? एहतजाजी तौर पे हमने किया क्या है कि हमने पिछले 3 महीनों से बिजली के बिल जमा नहीं करवाए। वजह क्या है कि हमारे पास इतने बिजली के बिल है ही नहीं है। सामीन, यहाँ ग़िज़ाई खुद किफालत हासिल करने में 2 स्टेक होल्डर्स हैं, एक गवर्नमेंट है और एक किसान है। गवर्नमेंट का क्या काम है? गवर्नमेंट के काम ये है कि सर्टिफाइड सीड अवेलेबल हो और वो हर काम में फैसिलिटेट करे जिससे किसान ज्यादा से ज्यादा पैदावार हासिल कर सके। और उसकी पहली चीज वो ये है कि जब मैं गंदम लगा रहा हूँ तो मुझे पता चलना चाहिए कि ये घाटे का सौदा तो नहीं है। अब तक अगर पिछले साल की कीमत को देखा जाए और जिसकी बुनियाद पर रकबा भी ज़ेरे काश कम हुआ है और उसके नतीजे के अंदर फिर पैदावार भी कम हुई है, तो पता चलता है कि जो सपोर्ट प्राइस थी वो बहुत कम थी। आज मार्केट के अंदर 4000 रुपए मन आटा मिल रहा है और गवर्नमेंट ने जो कीमत मुकर्रर की है वो 3000 रुपए मन मुकर्रर की है। अब 3000 रुपए मन के साथ हमें देखना ये है कि क्या 3000 रुपए मन ये उसको जर्क देगा कि वो बाकी फसलों को छोड़कर गंदम की फसल लगाने के लिए तैयार हो। मैंने जो गवर्नमेंट का तैयार करदा फिजिबिलिटी रिपोर्ट है वो मैंने देखी है, जिसमें उनका कहना यह है कि 2500 रुपए मन जो है वो किसान की लागत आती है और 500 रुपए हम ऊपर दे रहे हैं। बड़ी अजीब सी बात है, मैंने उसको बड़े गौर से देखा है और उसके अंदर ना तो ट्रांसपोर्ट कास्ट है और ना उसके अंदर ना इस बात को कंसिडर किया गया है कि जो किसान की मेहनत है उसकी कीमत कहाँ है, उसकी लागत कहाँ है, वो चीज भी उसमें शामिल नहीं है। बल्कि देखा यह गया है कि ऐसा उन लोगों ने सोचा है कि पाकिस्तान इतनी तरक्की कर गया है कि किसान घर बैठा अपने ज़हन में सोचेगा कि मुझे इतना बीज और इतना यूरिया और इतनी खाद और दूसरे इनपुट्स चाहिए और आंखें खोलते हुए ये सारा की सारी चीजें उसके घर पहुंच जाएंगी, जो पॉसिबल नहीं है। मदाखिल का लाना, उनकी लोडिंग अनलोडिंग
उसकी ट्रांसपोर्ट और किसान की जो लेबर है उसका खर्चा वो उसमें शामिल नहीं है, और कीमतें भी उन्होंने वो लगाई हुई हैं जो हर वक्त जो तब्दील हो रही हैं उसको कंसिडर नहीं किया गया। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि ये 3,000 रुपए मन, और खास तौर पर इस किसान को सुनने के बाद जो वो कह रहा है कि हर वो चीज जो फसल की लागत के अंदर इस्तेमाल होती है, बिजली 8 से 30 रुपए पहुंच गई है, खाद की कीमतें डबल हो चुकी हैं बल्कि ट्रिपल हो चुकी हैं, सीड की कीमत जो है वो भी बढ़ चुकी है, लेबर की कीमत भी बढ़ चुकी है। इन सब को हम अगर इकट्ठा करें और हम ये समझें कि किसान जी जान से इन चीजों को इस्तेमाल करे, तो फिर ये 3500 रुपए पर आकर एक सेंस बनता है कि यहाँ पर 2.5 मिलियन एकड़ के ऊपर जो है वो गंदम काश्त होगी, और किसान जो है वो तमाम चीजें खुशी के साथ उसको इस्तेमाल करेगा, और उसके बाद वो पैदावार जो है अल्टीमेटली उसमें पाकिस्तान का मफाद होगा। सामीन, ये सोचने की बात है कि 3500 रुपए मन अगर गंदम की कीमत मुकर्रर होती है, तो एक सवाल ये आता है कि ये जो दिहाड़ीदार लोग हैं और जो सैलरीड क्लास है, इस बेचारे का क्या बनेगा? तो उसका हल तो फिर वो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया था, अगर नील के साहिल पर कुत्ता भी भूखा सोता है तो उसका जिम्मेवार अमीर खलीफा होगा। तो ये तो फिर हमें राशन कार्ड का सिस्टम लाना पड़ेगा कि वो क्लास जो पॉवर्टी लाइन पर है उसको इज्जत के साथ सस्ते रेट्स के ऊपर खुराक मिल सके, और वही एक तरीका है। अब सेक्रेटरी गवर्नमेंट के करने के काम कौन कौन से हैं? गवर्नमेंट के करने के काम नंबर 1 पॉलिसी बनाना है, और पॉलिसी ये है कि कौन कौन सी वैरायटीज मार्केट में आनी चाहिए जो न सिर्फ पैदावार ज्यादा दे बल्कि ड्राउट रेजिस्टेंट भी हो और फंगस रेजिस्टेंट भी हो, उसमें वो तमाम खसूसियात हों जो मौसमियाती तब्दीलियों का मुकाबला कर सके। ये एक काम है, ये मैं नहीं कर सकता, आप नहीं कर सकते, ये गवर्नमेंट का और गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट के करने का काम है। नंबर 2, जो मदाखिल हैं जैसे यूरिया है, DAP है, पोटाश है, ये इस किस्म की चीजें जो है ये किसान को बाइज्जत तरीके से और उस रेट पर मिले जो गवर्नमेंट ने मुकर्रर किया हुआ है। पिछले 2 सालों से मैं ये देख रहा हूँ कि यूरिया की जब जरूरत होती है यूरिया नहीं मिलती, DAP की जरूरत हो जो उस वक्त नहीं मिलती, जब पानी की जरूरत हो और नहरों में पानी ना हो तो बिजली का रेट बढ़ जाता है। इस तरफ हमारे सेक्रेटरी ज़राअत साहब को इन चीजों की तरफ तवज्जो देने की जरूरत है। मैं कि फैसलाबाद के एक जिम्मेदार से पूछ रहा था कि यूरिया की क्या कैफियत है, उसका जवाब ये था कि जी यूरिया की हालत पहले से भी बहुत खराब है, और बस यही पता चलता है कि यूरिया यहाँ पहुंचता नहीं है, और एक एक बोरी 2-2 बोरी करके कि आज उस इलाके में मिल गई, कल उस इलाके में मिल गई। फिर उसके बाद मैंने मुल्तान के एक प्रोग्रेसिव जिम्मेदार से पूछा, उसने कहा कि जी यूरिया मिल जाता है, यहाँ सब लोगों को पता है कि किस फराडिये के पास यूरिया है। अब इस लफ्ज फराडिये का आप अंदाजा कर सकते हैं कि आपको ब्लैक में मिल सकता है और दूसरी सूरत में नहीं मिल सकता, जायज रेट पर नहीं मिल सकता, जो गवर्नमेंट ने फिजिबिलिटी रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि ये इसका 1760 रुपए के ऊपर आपको यूरिया मिल जाएगा। अब मेरे लिए हैरानगी की बात यह है कि 6 मिलियन टन यूरिया पाकिस्तान में पैदा होता है, और अगर हम ये पूरा हिसाब लगाएं तो हमारी खपत और हमारी जरूरत वो भी 6 मिलियन टन है। सवाल ये है कि फिर यूरिया जाता कहाँ है? तो इसका जवाब पिछली गवर्नमेंट के फवाद चौधरी साहब ने दिया था कि 10,000 रुपए इंटरनेशनल मार्केट में रेट है, तो लिहाजा इसका मतलब ये है कि किसी न किसी बहाने किसी न किसी तरीके से ये माल बाहर निकल जाता है। अब ये काम जो है ये सेक्रेटरी ज़राअत साहब का और गवर्नमेंट का काम है कि इस स्मगलिंग को रोके, और जो पाकिस्तान की जो पैदा करदा यूरिया है वो पाकिस्तानियों को मिले और बर वक्त मिले। सामीन, मैं ये बात करने के बाद अब मैं आता हूँ पाकिस्तानी किसान के पास। पाकिस्तानी किसान को एक चीज को याद रखना चाहिए कि मियाँ मोहम्मद बख्श ने फरमाया था कि किक्कर ते अंगूर चढ़ाया हर गुच्छा जख्माया, और भगत दास कबीर ने कहा था कि पेड़ बोए बबूल के तो आम कहाँ से खा, जिसका मतलब उर्दू में ये है कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे। तो हमें इन चीजों की तरफ तवज्जो देनी है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि कौन कौन सी चीजों का आपने ख्याल रखना है। सामीन, ये मेरा पहला प्रोग्राम नहीं है, इससे पहले भी मैं आपसे बात कर चुका हूँ, और कुछ प्री रेक्विजिट्स हैं। जिंदगी के हर काम के अंदर कुछ शराइत होती है, कुछ प्रोटोकॉल होते हैं जिनका एक अच्छी पैदावार लेने के लिए जरूरी है कि वो तमाम चीजें आपने की हों। पिछले प्रोग्राम्स में, पिछले साल और पिछले 2 साल के प्रोग्राम्स में मैंने पहली शर्त ये बताई थी कि आपने जमीन का तज्जिया कराना है, और वो जमीन और पानी का तज्जिया आपको बताएगा कि अगर आपने ये काम किए तो फिर आपकी पैदावार ज्यादा होगी, और वो मुझे यकीन है कि आपने करवा लिया होगा। और दूसरी चीज मैंने ये बताई थी कि आप थोड़ा थोड़ा करके अपनी जमीनों की लेजर लेवलिंग करवाएं, जिसके नतीजे के अंदर कम पानी इस्तेमाल हो और कहीं पानी खड़ा हुआ ना हो और कहीं पानी से महरूम ना रह जाएं, पानी की बराबर तकसीम हो।
सामीन, जमीन और पानी का तजिया इतनी इंपॉर्टेंट चीज ऐसे है कि जब हम किसी अस्पताल में जाते हैं तो डॉक्टर ये कहता है कि ये टेस्ट करवा के लेके आए, और हम बड़ी खुशी खुशी वो टेस्ट हम करवाते हैं, इसलिए कि वो डॉक्टर की भी मदद करता है और हमारे लिए भी वो एक खबर होती है कि कौन कौन सा प्रॉब्लम मेरे जिस्म में है जिसको दूर किया जा सकता है। तो ये जब हम पानी का टेस्ट करवाते हैं और जमीन का टेस्ट करवाते हैं तो वो ये बताता है कि क्या DAP का फायदा है या नहीं है। अमोनियम नाइट्रेट इस्तेमाल करेंगे तो वो बेहतर होगा, MAP इस्तेमाल करेंगे वो बेहतर होगा। मेरी जमीन को किस चीज की ज्यादा जरूरत है और किस चीज की कम जरूरत, अब ये हमने कर लिया। अब हम आगे चलते हैं और वो सबसे पहले चीज आती है लैंड प्रिपरेशन। अब ये लैंड प्रिपरेशन के बारे में आप जरा इस बात को देख लीजिएगा कि हमने अपना सफर किया था छट्टे से। सबसे पहले जो चीज बुजुर्गों का हमारा रिवायती तरीका था वो था छट्टा, और छट्टे से पहले हम जमीन की तैयारी भी करते थे, और उस जमाने में एक नारा था कि दब के वात रज के खा। उसके बाद पता चला कि छट्टा जो है उसके लिए बहुत ही माहिर हाथ चाहिए, कहीं बूटे ज्यादा हो जाएंगे कहीं कम हो जाएंगे, और जहाँ गंदम साफ ऊपर नजर आ रही होगी परिंदे उठाकर ले जाएंगे। और उसके बाद फिर नई चीज आई है वो है ड्रिल। इस ड्रिल ने ये काम किया कि जमीन के अंदर बीज को पहुंचाया, उसमें पौधे से पौधे का फासला और लाइन से लाइन का फासला जो है वो डिटरमाइन किया। उसके अंदर मजीद तब्दीली आई और उसमें फर्टिलाइजर भी साथ में उसके अंदर आने लगा ताकि बीज के पास फर्टिलाइजर पड़ा हुआ हो। फिर उसमें तब्दीली आई और तरक्की हुई तो डायरेक्ट ड्रिल आ गई जिसको जीरो टिलेज कहते हैं। और अगर उससे आगे जाएं तो जो आजकल काम चल रहा है जिसमें पैदावार सबसे ज्यादा है, और वो पैदावार आती है रेज्ड बेड्स के अंदर, जिस तरह खेलियों के ऊपर आप लगाते हैं। तो ये एक सफर है जो हमने तय किया है टेक्नोलॉजी के अंदर। जरा सुनिए मुश्ताक गिल साहब क्या फरमाते हैं। सबसे बेहतरीन जो दुनिया में आजमूदा और पाकिस्तान में भी आजमूदा सलूशन है, वो हल है, वो ये है कि गंदम की फसल बाकी फसलों की तरह, कपास और मक्की की तरह, उसको भी खेलियों और पट्टियों पर ले आया जाए, और खेलियों और पट्टियों से हीट वेव का भी मुकाबला हो सकता है, जिसको रेज्ड बेड प्लांटिंग कहते हैं। दुनिया तो परमानेंट रेज्ड बेड पर यानी मुस्तकिल बुनियादों पर रेज्ड बेड पर चले गए हैं। नाजरीन, आपने मोहतरम मुश्ताक गिल साहब को सुना है और उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से बताया है कि अगर हमारी ज़मीनें सैलाइन हो या सैलाइन ना भी हो तो उस सूरत के अंदर भी ज्यादा पैदावार जो है वो खेलियों के ऊपर काश्त करना या रेज्ड बेड्स या परमानेंट रेज्ड बेड्स के ऊपर अगर हम काश्त करेंगे उसका फायदा होगा। सामीन, मैंने कभी नहीं सोचा कि इल्म जो है मेरे ऊपर आकर खत्म हो गया है। मेरी कोशिश ही होती है कि मैं अपने नोट्स उन लोगों के साथ शेयर करूं जिन लोगों के बारे में मेरा यकीन है एग्रीकल्चर के अंदर उन्होंने अपनी जिंदगी लगाई है और वो साहिब बसीरत लोग हैं, और उन लोगों से डिस्कशन करने के अंदर मुझे भी फायदा होता है और आप लोगों को ये फायदा होता है कि ये एक आदमी की राय नहीं है बल्कि इसके अंदर तजर्बा शामिल है उन लोगों का भी। जिन लोगों का तजर्बा शामिल है मैं आपको बताता हूं कि इबाद खान साहब हैं, फार्मर्स एसोसिएट ऑफ पाकिस्तान के डायरेक्टर हैं, और उनकी निगाह पूरे पाकिस्तान में एग्रीकल्चर के मैदान में ऊंच नीच के ऊपर उनकी निगाह रहती है। मैं उनसे अपने नोट शेयर करता हूं। डॉक्टर फारूक साहब हैं, सुल्तान काबूस यूनिवर्सिटी के अंदर वो हेड हैं प्लांट साइंसेस के, और दुनिया जहान के उन्होंने अवार्ड समेटे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात उनके पास ये है, जितनी रिसर्च उन्होंने की है उनके आर्टिकल्स और पेपर्स के हवाले सबसे ज़्यादा दिए गए हैं, और ये एक क्रेडिट उनके हक में जाता है। और एक हमारे दोस्त हैं इंडियन पंजाब में सरदार कुलदीप सिंह संधू साहब, पटियाले के हैं, पुराने लाहौर के रहने वाले हैं, पाकिस्तान से उनको मोहब्बत है और यहाँ की यूनिवर्सिटियों के अंदर अक्सर व बेशतर वो आते भी हैं, उनको बुलाया भी जाता है, और इंडिया के वो लीडिंग वीट फार्मर्स में से हैं। मैं उनसे भी डिस्कस करता हूँ इस बात को, और फिर मैं ये चाहता हूँ कि मैं आपकी तरफ इन मालूमात को मैं शेयर करूँ।